हेलो, वेलकम टू बोर्ड सीरीज ऑफ जेके करियर इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हो? अपना हालचाल थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, है ना। चलिए, देखिए, आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए, ठीक है। हम आपके बिल्कुल साथ हैं, है ना। जो भी हम आपको कंटेंट देंगे वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। हम लोग बहुत ही कम समय में, है ना, जितना कि आपको, है ना, जितना कम समय बचा भी है ना, बहुत ही कम टाइम में, है ना, बहुत ज़्यादा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, लंबी वीडियो नहीं रखनी है ना, छोटी छोटी वीडियो होगी जिससे कि आप लोग फटाफट देख पाओ, है ना। और पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपको चीज़ें तेज़ी से समझ में आती हैं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करो, है ना। स्पीड उसकी आप इंक्रीज़ कर लिया करो, है ना। चलिए, देखिए, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी, है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कैसे वहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। अगर मेरे पास कंडक्टिविटी होगा तो उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कंडक्टिविटी सेल की बात की हम लोगों ने, है ना। अब देखिए, हम लोग का लास्ट पोर्शन बिल्कुल बचता है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। यहाँ पर अभी हम केवल न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये लगता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो सब लोग अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, अब लास्ट टॉपिक की जो हम बात करते हैं वहाँ मुझे बात करना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, है ना। और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट को भी समझना होता है ना। तो ये जो थ्योरी की चीज़ें हैं ये आप लोग पढ़ लें, है ना, एक बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने का इस समय टाइम नहीं है कि ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ पढ़ें फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यहाँ पर यूज़ होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। फिर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे पास, देखिए, फिर यहाँ से मैं दो कॉन्सेप्ट निकालता हूँ। एक तो मेरे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना, एंड सेकेंड क्या होता है, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेरे पास एनोड और कैथोड हो रहे होते हैं, है ना। मुझे ये देखना होता है कि एनोड और कैथोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एंड जो इसका सेकंड पार्ट होता है जहाँ पर हम ये समझते हैं कि वो प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बन रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। कि एनोड और कैथोड पे कितने ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है ना, कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है या फिर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो कितना अमाउंट हम लोग का डिपोजिशन हो रहा है उस पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग थ्योरी रिवाइज कर लें, है ना, और क्वेश्चंस फॉर्मूले वगैरह देख लें। फॉर्मूले तभी हम लोग देखेंगे ही जो अभी हम क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, है ना। थ्योरेटिकल वाला पार्ट आप कवर करें, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल यहाँ पर समझना मोटिव नहीं है ना। ये है कि आप लोग सब चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना, और आपको एक रिवाइज हम करा रहे हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो, ठीक है, इस वक्त। तो ये सीन हमारे पास है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो थोड़ा बहुत मुझे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का भी मुझे यूज़ करना होता है, तो उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर क्या था कि फैराडेस का लॉ यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। जहाँ पर मेरे पास फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस, है ना, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि फैराडे ने काफ़ी अच्छे काम किए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में भी काम किया, और यहाँ पर भी मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेट करके मेरे पास लॉ दिया, है ना। देखिए, फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट मेरा यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि मेरे पास जो रॉड्स होती हैं उन पे डिपोजिशन होता है ना। अब वो कैसे होता है वो सब चीज़ें, है ना, थ्योरेटिकल वाली चीज़ें हैं, वो करने का तो समय नहीं है ना। तो एक रफ आइडिया अगर हम लोग दें तो आप यहाँ से समझ सकते हो। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ये मेरी बैटरी लगी हुई है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, है ना, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये मेरा एनोड, ये मेरा कैथोड, ठीक है। और इस तरीके से मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मेरा फिल है ना। अब ये इलेक्ट्रोलाइट मेरा एक्वस फेस में हो सकता है एंड
ये मोल्टेन हो सकता है, क्योंकि तभी तो मोल्टेन या एक्वस में होगा, तभी हम लोग आयंस मूव कर सकते हैं। ठीक है, होने क्या वाला है कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मेरी पास करती है सॉल्यूशन में, आयंस मेरे मूव करने लगते हैं, है ना। जैसे मेरे पास केटायन हो गया, एनायन केटायन की बात करते हैं, केटायन, है ना। केटायन को मैं प्लस दिखा देता हूँ। केटायन कहाँ मूव करता है, निगेटिव वाले की तरफ। एनायन कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव वाले की तरफ। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एनोड पर मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, है ना। तो अगर आप देखो, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था यहाँ पर मेरे पास कॉपर सल्फेट का, तो आप समझ पा रहे हो कि CuSO4, है ना, ये यहाँ पर CO2 प्लस एक्वस, है ना, एंड SO4 2 माइनस एक्वस, है ना, ये इस फॉर्म में मेरे पास पड़ा हुआ है। मतलब कि मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, CO2 प्लस आयंस है ना। अब देखिए ये मेरा कैटायन है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट, ये किधर मूव करेगा, निगेटिव की तरफ, है ना। इसे मैं एनोड बोल रहा हूँ, इसे क्या बोल रहा हूँ, कैथोड। ठीक, अच्छा कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो जब मेरे पास CO2 प्लस जो कि एक्वस के फॉर्म में है, ये मेरा रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके, एंड ये बन जाएगा CO सॉलिड, है ना। तो क्या होने वाला है, कॉपर मेरा रिड्यूस होकर सॉलिड के फॉर्म में इस रॉड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, मेरे पास ये जो रॉड का वेट है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जब रिड्यूस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है रॉड का, है ना। यहीं पर अगर रॉड ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो उसका वेट डिक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनता है कि कितना अमाउंट हम लोग का यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कितना वेट डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, उसको आप बताओ, है ना। ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी, जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो इसी पे बेस्ड है कि मेरे पास कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है ना। तो जो अमाउंट मेरा डिपॉजिट होता है W, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम उस सेल में कितनी एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे हैं और कितने समय के लिए करा रहे हैं, है ना। ये मेरा वेट किस पे डिपेंड करता है, मैं कितना करंट फ्लो कराऊँ सेल में और कितने समय के लिए कराऊँ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब देखिए यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला जो आता है W = ZIT, वेयर जेड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, W = ZIT, है ना। एक कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं। देखिए सेकंड लॉ से हम ये जानते हैं कि सेकंड लॉ में क्या होता है, जो वेट का रेशियो होता है ना, वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है, फैराडेज का सेकंड लॉ। ठीक है, अगर हम सेल को क्या करें, सीरीज में कनेक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं सेल का, तो जो वेट का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, सब आपने पढ़ रखा है, बस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास E है ना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे W क्या हो गया, अच्छा नहीं ये तो चीज़ें थोड़ा चेंज है ना। अच्छा W को मैं क्या लिख सकता हूँ, ZIT। तो देखिए पहले वाले के लिए Z1 है ना, और IT मेरा सेम है क्योंकि मेरे पास अभी चार्ज सेम है ना, Q = IT होता है ना। ठीक, तो ये Z1IT अपॉन ये क्या हो गया, Z2IT = E1/E2, IT से IT कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ सेकंड लॉ में क्या हो रहा है, मेरे पास सेल का सीरीज में कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जहाँ पर पहले वाले सेल के लिए W1, सेकंड के लिए W2, थर्ड के लिए W3 ऐसे है। ठीक है, तो जो वेट का रेशियो है ना, यह इक्विवेलेंट वेट का रेशियो के इक्वल है। ठीक है, और मैं चार्ज तो फ्लो करा रहा हूँ, है ना, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए चार्ज कांस्टेंट है, सेम है। तो Q = क्या हो गया, IT हो गया, IT कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं वैसे समझने के लिए। तो Z1/Z2 = क्या लिख दूंगा मैं, E1/E2, है ना। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि भाई साहब जो E है ना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे Z के है। नहीं तो आप समझते हो ऐसे रेशियो में, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब
अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या मेरे पास आता है एफ जेड ई इज इक्वल टू एफ जेड, है ना। यहाँ लिख देते हैं क्या आया, ई प्रोपोर्शनल टू मेरे आ गया जेड के, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा, सिंबल हटा, तो मेरे पास एफ आया, है ना। एंड जेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई अपॉन एफ, ठीक। वेयर एफ मेरे पास क्या है 96,500 कूलम, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना। ये हो गया, मतलब कि मैं ये लिख सकता हूँ जेड इक्वल टू ई मेरा इक्विवेलेंट वेट है अपॉन 96,500। जेड की जगह मैं ये रखूँगा इस फॉर्मूले में, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू इक्वल टू ई अपॉन 96,500 आई इंटू टी, ठीक। ये कहानी मेरे पास है ना। इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है कि जो W है ना, वेट मुझे रखना है भाई साहब ग्राम में, मुझे करंट फ्लो कराना है किस में, एम्पियर में, ठीक है। टाइम मुझे लेना है भाई साहब सेकंड में, ठीक। इस फॉर्मूला में ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये हो गया, बस हम लोग फॉर्मूले देख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और सब चीज़ें आप पढ़ रखे हो। जेड डब्ल्यू इक्वल जेड आई टी, ठीक है। फिर यहाँ से सेकंड लॉ से मेरे पास जेड इक्वल टू ई अपॉन ये मिल गया, तो मैं यहाँ पर जेड की जगह ई अपॉन ये कर सकता हूँ, ठीक है, समझ गया। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे वेट ग्राम में रखना है ना, एंड आई एम्पियर में, टाइम मुझे सेकंड में रखना है, ठीक है। ये चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, इन्हीं दो फार्मूला का मुझे काम है बस, ठीक। क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे 2 ग्राम हम लोग का डिपॉजिट हो गया तो कितने समय में होगा, टाइम ले देगा, तो मुझे पूछेगा कितने करंट की मुझे वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर मुझे करंट देकर, टाइम देकर कितना हमारे पास डिपोजिशन होगा, कितने ग्राम होगा, वो आप बताओ, ठीक है। तो यहीं पे मेरा घुमा फिरा के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और देख लेते हैं हम लोग कि ये इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। तो ये मेरे पास सीन है, अगर हम इसे क्लासों में पढ़ते हैं तो और अच्छे से बताते हैं, है ना, लेकिन अभी आपको रिवाइज़ करना है बस, तो इस तरीके से हम रिवाइज़ कर लेते हैं, है ना। ये मेरे पास डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, देखिए डब्ल्यू इक्वल टू मेरे पास जेड आई टी, ये हो गया। मैं ये बता रहा था कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, ई मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये मेरे पास होता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ऐसे बोलते हूँ VF, या फिर इसे हम बोलते हैं एन फैक्टर, कोटा के टीचर यूज़ करते हैं ऐसे, एन फैक्टर बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो मुझे इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर, है ना। तो ये क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं अभी हम लोग। अच्छा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सोडियम, सोडियम पता है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ में चेंज होता है ना। कैल्शियम, कैल्शियम पे 2+ होता है ना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स के लिए क्या होगा, अभी हम देखिए मेटल से यूज़ करने वाले हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा, वहाँ से मुझे Cu2+ मिलने वाला है, Mg2+ मिलने वाला है, Na2+ मिलने वाला है, ठीक है। तो जो मेटल्स के लिए जो उनकी वैलेंसी होती है ना भाई साहब, जो इनकी वैलेंसी है, यही वैलेंसी क्या मेरे पास है, वैलेंसी फैक्टर है ना। ये वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर वेरी करता रहता है, एसिड्स के लिए अलग, बेस के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग, है ना, चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा हम क्वेश्चन में चीज़ें समझते चलेंगे, ठीक। फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास मेटल है तो मेटल के लिए जो उसकी वैलेंसी है, हमें पता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी 1 होती है ना, एल्कली अर्थ मेटल की 2 होती है ना। इस तरीके से फिलहाल अभी के लिए जो वैलेंसी है मेटल की, वही मेरे पास क्या है, वैलेंसी फैक्टर, या फिर इसे हम बोल रहे हैं एन फैक्टर, है ना। या फिर हम ये समझते हैं जब मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं कैंसिल कर रहा हूँ, एन, वही मेरा क्या है, वैलेंसी फैक्टर, है ना। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये मुझे यूज़ पढ़ने वाला है, ठीक है।
चलिए देखिए, मोटिव ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देना है ना इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तो हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट, है ना, हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा स्क्रीन पे। मुझसे बोला है कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। ठीक है, तो कॉपर जैसे हमने लिया था वो कैथोड पे ही होगा डिपॉजिट, है ना, ये मेरे पास रूल ही है। तो बोल रहा है कि आप टाइम बताओ, है ना। 1.27 ग्राम कॉपर मेरा डिपॉजिट हो रहा है किस पे, कैथोड पे। ठीक है, तो मेरे पास कॉपर का जो मुझे वेट दिया है, वेट दे रहा है 1.27 ग्राम। इतने ग्राम मेरा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बनाया था वैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है कि CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो वहाँ से Cu2+ आयन है। अभी प्लस मतलब कि कैटायन कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, है ना। तो CO2+ किस पे चेंज होगा, सॉलिड में, है ना। और ऐसे चेंज होते होते रॉड पे डिपॉजिट होने लगेगा, है ना। तो डिपॉजिट हो रहा है, उसका मुझे वेट दे दिया है कि 1.27 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है ना। अच्छा, अब डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना करंट फ्लो करा रहे हैं और कितने समय के लिए करा रहे हैं, है ना। तो उसी में से एक डेटा इधर उधर करके पूछेगा, है ना। तो मुझसे ये बोल रहा है कि मैं करंट जो है ना 2 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा हूँ, है ना, वॉच पास थ्रू द, है ना, और थ्रू द सॉल्यूशन CuSO4, है ना। और जो मेरे पास सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक का, वो मेरे पास CuSO4 सॉल्यूशन गिवन है ना। अब देखिए Cu के लिए मुझसे बोल रहा है कि जो Cu का मोलर मास है वो मुझे दे रहा है 63.5, है ना, ग्राम पर मोल, हाँ, ग्राम पर मोल बोले या फिर हम मोल इनवर्स, है ना। और मुझे ये डेटा तो याद ही रखना है कि 1 फैराडे में 96,500 कूलम। ठीक है, और इतना ही चार्ज मेरा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो मुझे क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है ना, W = Z, स्मॉल आई लिख देते हैं, ZIT, स्मॉल आई जल्दी से बनता है। ठीक है, अब मेरा Z क्या होता है, E/96,500। ठीक है, और मैं E कैसे निकालूंगा, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना। E मॉलिक्यूलर वेट किसका, कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर, तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट 63.5 एंड वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वो मैं यहाँ से मालूम कर लूँगा। देखिए Cu2+ मेरे पास सॉल्यूशन से मिला, है ना। ये मेरा क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होता जा रहा है, किस पर, एट कैथोड, है ना। और यहीं पर मैं बोल सकता हूँ कि रिडक्शन की प्रोसेस भी हो रही है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए, 2। तो यहाँ से मैं जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर बोलूँ या फिर इसको मैं बोलूँ वैलेंसी फैक्टर, वो कितना हो गया, 2। ठीक है, तो जो मेरे पास, है ना, मेटल्स होते हैं उनके लिए, उन पे जितना चार्ज होता है ना, वही उसके लिए वैलेंसी फैक्टर है ना। हालांकि इस वाले टॉपिक को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर मैं वैलेंसी फैक्टर का यूज़ करके इक्वेशंस को बैलेंस भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये काफ़ी इसका यूज़ करते हैं हम लोग फिलहाल अभी बोर्ड के लिए तो छोटी सी बातें हैं, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका भाई साहब, 2 हो गया। तो मुझे E कितना मिल गया, 63.5/2, है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं हम। अब ये मेरे पास फॉर्मूला था, ठीक। अब मुझसे बोला कि वेट डिपॉजिट मुझे पता है 1.27 ग्राम वेट डिपॉजिट हो रहा है, Z E अपॉन, है ना। E मुझे कितना निकला, E देख पा रहे हम 63.5/2। ठीक है, ये तो E की वैल्यू हो गई अपॉन 96,500। ठीक है, ये हो गया ना भाई साहब, Z E अपॉन 96,500, E की वैल्यू कितनी है 63.5/2। ठीक है, अब देखिए I मुझसे मतलब 2 एम्पियर के लिए फ्लो हो रहा है, एंड T मतलब टाइम, मुझे यही फाइंड करना है। ठीक, तो आप देखो सॉल्व कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 1.27 × 96,500
मल्टीप्लाई अपॉन 63.5 इक्वल टू टी, है ना, ये मिल गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने में कितना आएगा ये 1.27 इंटू 96, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर लूँ 63.5, है ना। ये मुझे मिलेगा 1930 किसमें, सेकंड में, सेकंड, ठीक है। इसी को अगर मैं मिनट में चेंज कर दूँ तो मुझे मिलेगा 32.16 मिनट, है ना। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो मुझसे टाइम पूछ रहा था, टाइम मैं सेकंड में भी दे सकता हूँ, मिनट में भी, ठीक। तो मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ा, बस फैराडे का फर्स्ट लॉ W=ZIT, ठीक है। जहाँ से मुझे Z क्या पता है, E/F, E क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर। ये कैसे मिलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, चेंज होने में, बस ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कई सारे डेटा मुझसे पूछ सकता था, जैसे कि मुझे वेट गिवन था, है ना, करंट पूछा, करंट भी गिवन था, टाइम पूछ लिया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था कि टाइम गिवन हो, करंट गिवन हो, मुझसे वेट पूछा जाए, है ना। तो इस पर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इक्विवेलेंट वाला, ये आपस अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसपे कि, है ना, एक लेक्चर, एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग के काम का जो है बस उतनी ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस, है ना। निकिल का मेरे पास नाइट्रेट बना हुआ है, उसका मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जहाँ पर अब की बार प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ कि सेल में 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा हूँ 20 मिनट तक, है ना। व्हाट मास ऑफ निकिल विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है। अब की बार मुझसे क्या बोल रहा है कि निकिल डिपॉजिट होगा, है ना। तो निकिल का कितना अमाउंट, कितना मास डिपॉजिट होगा वो आप बताओ, है ना, एट कैथोड, ठीक है। कैथोड पे होने वाला है, क्योंकि हमें पता है निकिल पे 2+ होता है ना। प्लस मतलब कैटायन वाला किधर मूव करेगा, एनायन की तरफ, कैटायन वाला किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, है ना। कैटायन मतलब पॉजिटिव होता है, और कैथोड पे जाएगा तो उस पर क्या होने वाला है, उसका रिडक्शन, ठीक है। तो Ni2+ से वो Ni में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और Ni2+ से Ni में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे वेट फाइंड करना है बस, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं अगर आप करूँ, है ना। देखिए, इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए, कॉन्सेप्ट मेरा पूरा यहीं से जा रहा है कि इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रोड ये यूज़ कर रहा है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर पीटी, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। जब तक नहीं बोलते हैं ना तब तक हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जो कि प्लेटिनम है, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ मेरे पास इस तरीके से सॉल्यूशन भरा है। सॉल्यूशन मुझसे बोल रहा है कि NiNO3 का होल ट्वाइस, है ना। निकिल, है ना, निकिल का नाइट्रेट बना हुआ है, उसका सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, Ni2+ सॉल्यूशन में है, Ni2+, ठीक है। अब देखिए, प्लस वाला मेरा क्या है, कैटायन है, कैटायन किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ। ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, ठीक है। अब देखिए, कैथोड पे क्या होने वाली है, कैथोड पे होने वाली है रिडक्शन, है ना। और ये रिड्यूस होकर किससे, Ni2+ एक्वस फॉर्म में है, ये रिड्यूस हो जाएगा मेरा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, किसमें, Ni सॉलिड में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मेरा रिड्यूस हो रहा है Ni सॉलिड में, वैसे वैसे ये जो कैथोड वाली रॉड है, इसका वेट क्या होगा, इंक्रीज़ होने लगेगा। तो इसका वेट मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कितना वेट इंक्रीज़ हुआ, यही मुझे फाइंड करना है ना। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा n फैक्टर है, n फैक्टर मुझे कितना मिल गया, या फिर जिसे मैं बोल रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर
वो 2 है ना इस केस में भी। मतलब कि जो मेरे पास मेटल्स होते हैं उनमें जितना चार्ज होता है ना वही उसके लिए वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखते हैं मुझे क्या गिवन है। मुझसे बोला कि करंट मैं फ्लो करा रहा हूँ कितना 5 एम्पियर है ना, कितने टाइम के लिए 20 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट मेरे पास यहाँ पर है, मुझे किस में दिया है, मिनट में दिया है ना। एंड 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो मैं क्या करूँगा 20 × 60 से इसको पहले मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे टाइम सेकंड में यूज़ करना है एंड करंट एम्पियर में, ठीक है। व्हाट वाज मास निकिल, है ना, मास मतलब वही मुझसे वेट पूछ रहा है भाई साहब, है ना। एंड मुझे गिवन है निकिल के लिए, है ना, निकिल के लिए मुझे कितना गिवन है, मोलिकुलर वेट मुझे गिवन है 58.7 है ना ग्राम पर मोल मुझे गिवन है ना। एंड 1 फैराडे में 96,500 कूलम पर मोल मुझे फैराडे गिवन है, ठीक है। तो 1 फैराडे में 96,500 कूलम पर मोल, 1 मोल में इतने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे मेरा इतना चार्ज होता है, ये तो गिवन ही होता है, मुझे याद भी है ना। चलिए अच्छा, मुझे से मतलब होता है आपसे, है ना, आपको याद है। अब देखिए फॉर्मूला क्या मेरे पास है, W = ZIT, W = Z = E/96,500 है ना। I मुझे कितना दिया है 20 × 60 है ना। टाइम मुझसे कितना है I तो है ना 5 ये टाइम हो गया है ना। 20 से 20 W = E। इक्विवेलेंट वेट मैं कैसे निकालता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना मुझे गिवन है 58.7 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना मुझे गिवन है 2, है ना। ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 58.7 अपॉन 2 इंटू ई हो गया मेरे पास 96.5 है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा देखिए आप इतना, ठीक है। अब वेट कितना मुझे मिल जाएगा, सॉल्व करना है इसे बस 58.7 इंटू 12.5 कितना हो जाएगा 60 है ना, या फिर मैं ये करूँ 2 से ये 30 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 965 है ना। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ फटाक से। मुझे मिल जाएगा 58.7 इंटू 30, ठीक है, 17,965, ठीक है। डिवाइड करता हूँ मैं 965, ये मुझे कितना मिल गया 1.82 ग्राम, ठीक है। तो मुझे वेट कितना आ गया, W = 1.82 ग्राम। इतना जो वेट है ना, इतना वेट मेरा डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जेड कैसे फाइंड करना है, तो जेड = E अपॉन है ना F। ई मुझे कैसे फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से। ये बंदा कैसे आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पे था, है ना। चलिए ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो एक बार आप क्या करो कि पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लो, फिर आप देखो कि आंसर आपका सही है कि नहीं, है ना। ये सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, ठीक है। अब की बार मुझसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, मुझसे करंट पूछ रहा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, अब देखिए इसमें मैंने क्या निकाला, वेट निकाला, ठीक है। इससे पहले वाले में मैंने टाइम निकाला, अब क्या निकालना है, करंट, ठीक है। 3 वैरायटी। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मोल्टेन MgCl2 इन 1 आवर,
ठीक। अब की बार क्या मेरे पास है, अभी तक जो मुझे इलेक्ट्रोलाइट गिवन थे वो एक्वस के फॉर्म में थे, ठीक। अभी मोल्टेन में, तो थ्योरेटिकल बातें सही है, या तो मोल्टेन में और फिर एक्वस में, तभी आयंस मूव करेंगे, ठीक है। तो MgCl2 का मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टेन के फॉर्म में, वहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है Mg2+, ठीक है। अब ये प्लस वाला बंदा किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और वहाँ पर उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो फिर वहाँ पर मेरा वेट इंक्रीज़ होगा रॉड का, और वो वेट कितना दे रहा है, 1.2 ग्राम, ठीक है। 1 आवर में 1.2 ग्राम वेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो मुझे कितना करंट रिक्वायरमेंट है इतना वेट इंक्रीज़ करने के लिए, इसे आप बताओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते रहते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, इससे पहले और भी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना, आपने देखा है, जाकर देख लें आप, ठीक। ये हो गया, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। मुझे क्या गिवन है, अब क्या मुझसे बोला MgCl2 मुझे मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में मुझे MgCl2 गिवन है। यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, Mg2+, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है, मुझे वेट भी गिवन है अब की बार। चलिए ये लिख देता हूँ, वेट कितना हो रहा है, 1.2 ग्राम वेट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.2 ग्राम, है ना। एंड मुझे टाइम कितना गिवन है, 1 आवर, एंड 1 आवर में 66 × 66 मतलब इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 आवर में 3600 सेकेंड, ठीक है। अब वही सारी फिर से कहानी, मैग्नीशियम के लिए मुझे दे देगा 24, मैं जानता भी हूँ, है ना। ये कितना हो जाता है, ग्राम पर मोल, है ना। एंड एक डेटा और, 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है ना। अब क्या बताओ, करंट फाइंड करो, है ना। फाइंड करिए आप, फिर आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग। देखिए, W इक्वल टू मैं जानता हूँ ZIT, ठीक है। आई बनाइए, W इक्वल टू Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 आई मुझे निकालना है। टाइम कितना है, 3600, ठीक है। वेट कितना है, 1.2, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। देखिए, Mg2+ मोल्टन स्टेट में मेरे पास है, मोल्टन स्टेट में है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg सॉलिड, तभी तो वहाँ पर डिपॉजिट होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से n की वैल्यू 2, मतलब जो मेरा वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर वेट 24 एंड ये 2, ये मुझे मिल गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। 1.2 इज इक्वल टू, मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ कितना जाएगा, 12, ठीक है। एंड ये मैं 12 रख लेता हूँ, 96,500 इंटू आई इंटू 3600, 0 से 0 कैंसिल, एंड 1.2 इंटू 965, है ना, ये अपॉन 36 इज इक्वल टू आई निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 12 भी तो है, अपॉन 12, है ना। 0 पे कटाइए, आई मिल गया। अच्छा, आई कितना हो जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 1.2 इंटू 965, 1.2965 कितना हो जाएगा, ये 1158 अपॉन 36 इंटू 12, ये मिलेगा, है ना, 432, है ना, 1158 432, ठीक है। मुझे मिलेगा 2.6 एम्पियर, ये मुझे मिल गया करंट 2.6 एम्पियर, ठीक है। 68 है ये,
है ना। तो देखिए आज हमने बात की फेडरल लॉस ऑफ फर्स्ट लॉ मेरा जो है इलेक्ट्रोलिसिस का, है ना। उसमें जो मेरे पास बेस्ट क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मुझे कितना वेट मैं वहाँ पर डिपॉजिट कर रहा हूँ, वेट कितना होगा, कितने समय में कर रहा हूँ, करंट टाइम, है ना, और कितना मैं करंट वहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। इन तीनों पे मैंने बेस्ट क्वेश्चन हम करें जहाँ पर मुझे तीनों पैरामीटर, तीनों मुझे डेटा निकालने थे, है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट मेरा क्या यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, बस, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव। अब वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा बनेगा, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट जब बन जाता है तो कितना अमाउंट में बनेगा, वो बात कौन बताता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई इतनी, ठीक है। इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें कर सकते थे तो उससे वीडियो लंबी होती है ना, फिलहाल उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को लीजिए, है ना, और चीज़ें समझिए, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करें आप, है ना, जिससे कि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम ना हो। तो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करते रहिए और देखते रहिए जेके करियर इंस्टीट्यूट को, है ना, हमारे एपिसोड्स को, हमारे लेक्चर्स को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक।